गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको ये डायग्राम शो कर चुका हूँ, इसमें मैंने बताया था कि आपको भी ऑसिलेशन में रोटेशनल ऑसिलेशन या ट्रांसलेशनल ऑसिलेशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने बताया था आपको, इसके पिछले क्लास में हमने इसके स्टेप्स को भी बता दिया था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम जो है फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड ऑसिलेटिंग जो सिस्टम्स होते हैं आइदर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल उनका हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो ट्रांसलेशनल सिस्टम हो या रोटेशनल सिस्टम हो, स्टेप्स हमने दोनों के लिए कॉमन आपको बता दिए थे, सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। आज वही स्टेप्स हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और वो स्टेप्स आपको वन बाय वन करके हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे हम टाइम पीरियड किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम को फाइंड करते हैं, चाहे वो रोटेशनल मेथड यूज करके या ट्रांसलेशनल मेथड यूज करके। यहाँ पे अभी जो हमने प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं वो स्पेशली रोटेशनल मेथड्स यूज करके सॉल्व होंगी इजली। ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन से नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे अभी हम आपको रोटेशनल मेथड से इसको सॉल्व करके बताएंगे और कैसे रोटेशनल एसएचएम में या रोटेशनल ऑसिलेशन में इसको हम अप्लाई करके और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन आप प्रेस करें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। मैं आपको वन बाय वन करके एक एक स्टेप्स आपको मैं समझाऊंगा। मेन पोजीशन क्या होता है वो सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप सभी लोग क्या करो, वन बाय वन सारे स्टेप्स आप समझो, जो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था उसको आप देख लो, और फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो आप फिर अप्लाई करके देखना, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारे स्टेप्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 डायग्राम्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, बेसिक डायग्राम्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाले का हम टाइम पीरियड आपको फाइंड करके बताते हैं। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ये जेईई मेंस की रिपीटेड प्रॉब्लम है, 2-3 बार आ चुकी है ये। और ये भी आपका जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, ये भी आपका जेईई एडवांस का ओलंपियाड का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बट बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत बहुत कुछ यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको मैं फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये वाले को मैं सेकेंड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, और ये वाले को मैं थर्ड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। आप स्टेप वन पे जाइए। स्टेप वन में हमने क्या बताया था? स्टेप वन में हमने ये बताया था कि कैसे भी सिस्टम का हमें सिस्टम का मीन पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, अभी आपके सामने ये सिस्टम है, इसका मीन पोजीशन फाइंड करना। मीन पोजीशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप नंबर वन है, स्टेप नंबर वन वो है फाइंड मीन पोजीशन। तो सिस्टम का मीन पोजीशन आपको फाइंड करना। ठीक है, सिस्टम का मीन पोजीशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये स्टेप नंबर वन है। तो अभी ये ऑलरेडी मीन पोजीशन पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसे हम इसकी पहचान कैसे करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? जैसे सिंपल देखो, ये पेन है, ठीक, अभी हम बोल रहे हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसका टेस्ट इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस कर दें किसी भी साइड में, तो फाइनली आके वो इसी पोजीशन में फाइनली आके रुकेगा। अगर ऐसा उस सिस्टम में हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो अभी उसकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे पेन है, हम बोल रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, हम इसको ऐसे ऑसिलेट करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करके और फाइनली जाके फिर से उसी पोजीशन में आके रुक जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है। सेम सिचुएशन यहाँ पे आप देखो, ये जो रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड को हल्का सा इधर आप पुश करके देखो, तो ये स्प्रिंग को इधर पुश करेगा और ये वाली स्प्रिंग को इधर पुश करेगा, कंप्रेस कर देगा दोनों स्प्रिंग को। लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है, वो अपने नेचुरल स्टेट को रखना चाहता है, तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा। और जब आप इसको कंप्रेस इधर करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके उल्टे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसको रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा।
और वो इसको इधर मूव करा के लेके आएगा। ठीक है, यही सेम यहाँ इस वाले एंड पे भी होगा। तो और फिर ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। जब ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो एक टाइम के बाद फाइनली फिर से इसी सिचुएशन में आकर रुक जाएगा। इसका मतलब ये जो अभी करंट सिचुएशन है ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन। क्लियर हो गया? तो पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया कि ये जो सिचुएशन है ये मीन पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक, अब हमने बताया सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने बताया था, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, प्रोवाइड सम शॉर्ट लीनियर और एंगुलर इम्पल्स। अब यहाँ पे हम एंगुलर ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, एंगुलर एसएचएम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा एंगुलर ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो कैसे, एंगुलर ऑसिलेशन मींस एंगुलर इम्पल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो इसको हल्का सा इस डायरेक्शन में पुश करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड शॉर्ट एंगुलर इम्पल्स। यहाँ पे इसको हम हल्का सा शॉर्ट एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसका सिचुएशन देखो क्या होगा, सिचुएशन ये होगा जब इसको हल्का सा इम्पल्स हम प्रोवाइड करेंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है रॉड का। तो ये क्या होगा, मान लो ये सिचुएशन इसकी कुछ ऐसे हो जाती है, ये सिचुएशन इसकी कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक, ये सिचुएशन है, रॉड एक बार ऐसे कंप्रेस हुआ। अब मान लिया हमने ये जो कंप्रेस हुआ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ जिस लेंथ से कंप्रेस हुआ है वो x है। तो वही ड्यू टू सिमेट्रिकली यहाँ भी उसका जो कंप्रेशन होगा वो x कंप्रेशन होगा। ठीक, अब आपको पता है कि जो स्प्रिंग होता है अगर कंप्रेशन हो रहा है तो मीन्स जिधर कंप्रेशन या इलॉन्गेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। यहाँ पे स्प्रिंग में जो एक्स कंप्रेशन की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो कितना लगेगा, kx फोर्स लग जाएगा। ठीक, सेम सेकेंड वाली स्प्रिंग में देखो, ये इधर कंप्रेस हो रहा है तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग जाएगा kx, ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो होगा क्या, ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर लेके आएगा, ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर लेके आएगा। तो अब क्या होगा, अब ये भी इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, ये भी इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर जब इलोंगेट होगा तो फिर से रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा और इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, फिर से इधर मूव करके आएगा और ये वाला इधर मूव करके जाएगा। मीन्स ये जो रॉड है, ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह का ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा, इस तरह का ऑसिलेशन करना ये शुरू कर देगा। क्लियर है, इस तरह का ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अब हमने बताया था कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में हमने बताया था कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑब्टेन द नेट टॉर्क इक्वेशन। यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, ये सर्कुलरली ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एंगुलरली ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर ऑसिलेशन है, यहाँ पे एंगुलर एसएचएम है। तो यहाँ पे अब हम जो इक्वेशन बनाने वाले हैं वो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट रिस्टोरिंग टॉर्क देखो क्या होगा, ऑब्टेन, थर्ड स्टेप में ऑब्टेन नेट रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, अब सभी को दिखाई दे रहा बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे हम नेट रिस्टोरिंग टॉर्क का इक्वेशन बनाएंगे, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क का इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे, ये के एक्स फोर्स इधर लग रहा है, अब किसके अबाउट बनाएंगे नेट रिस्टोरिंग टॉर्क, मैंने बताया था वहाँ आपको याद होगा, मैंने वहाँ बताया था कि हमेशा हम रिस्टोरिंग टॉर्क या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है सिस्टम का उस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है।
तो एक्चुअल में ये जो ऑसिलेट कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क हम लिखेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, इसी स्टेप को, थर्ड स्टेप को मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, तो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा उसको हमने लिखा टाउ आर इज इक्वल टू, दिस इज नेट रिस्टोरिंग टॉर्क, टाउ आर इज इक्वल टू के एक्स इंटू, ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस आपका देखो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस L/2 होगी, सेम डिस्टेंस यहाँ भी होगी, यहाँ भी सेम डिस्टेंस वही होगी L/2। तो दोनों फोर्स से जो सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो L/2 है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे के एक्स, और सेंस देखो ये वाला जो के एक्स है वो इसको ऐसे रोटेट करके ले आना चाह रहा है, और ये वाला के एक्स ये भी इसको ऐसे, तो मतलब दोनों का सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का सेंस अभी जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो दोनों का सेंस सेम है इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो के एक्स इंटू L/2 प्लस के एक्स इंटू L/2, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेट टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये नेट रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के एक्स, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, के एक्स इंटू एल हो जाएगा, ठीक। ये नेट रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आ गई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब फिर बात आई यहाँ पे देखो, ये जो रॉड का जो एंड है ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। जब इसमें एक्स कंप्रेशन हुआ है तो रॉड में डिफ्लेक्शन हुआ है किसी एंगल थीटा, रॉड में जो डिफ्लेक्शन हुआ है आप ध्यान से देखिए, तो रॉड में एक एंगल डिफ्लेक्शन हो रहा है थीटा, ठीक। तो ये जो रॉड का एंड है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब एक सर्कल का आर्क बनाएगा, कितने रेडियस का, L/2 रेडियस का, L/2 रेडियस का, आप ध्यान से देखें, L/2 रेडियस का एक यहाँ पे आर्क बनाएगा। अब वो आर्क की वजह से अब ये x की वैल्यू, जो x L/2 रेडियस का आर्क बनाएगा और उसका लेंथ कितना है, x है, तो हम आर्क लेंथ x की वैल्यू लिख सकते हैं, सबको पता होगा आर्क लेंथ सर्कल में क्या होता है, x इज इक्वल टू L/2 इंटू थीटा, ये आर्क लेंथ सर्कल में होता है। अब यहाँ x की जगह पे हम लिख सकते हैं, तो टाउ आर इज इक्वल टू के इंटू L/2 into L into theta. So this becomes K into L square by 2 into theta की पावर 1। ये हमारा टाउ आर हो गया, ठीक। अब ये टाउ आर की वैल्यू हमने बताया था कि क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं किससे, I इंटू बीटा आर से। इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमारा बना है, इस एक्सप्रेशन में जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसको हम I इंटू बीटा आर से इक्वेट करते हैं, तो I इंटू बीटा आर इज इक्वल टू के इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा की पावर 1, तो के इंटू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा की पावर 1। अब आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे सिस्टम का जिसके अबाउट वो ऑसिलेट होता है, तो ऑसिलेट अभी जो हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो किसी भी रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ मास सभी को पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12 होता है, तो दिस बिकम्स ml square by 12 into beta r, this is equal to k into l square by 2 into थीटा की पावर 1, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आप ध्यान से देखिए दोनों साइड में एल स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट 6। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, तो
इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो बीटा आर की वैल्यू जो आई है वो आई है के 6k डिवाइड बाई m इंटू थीटा की पावर 1, ये आ गया। फिर मैंने बताया था कि इस इक्वेशन को कंपेयर करना है आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सेक्शन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सेक्शन देखो, कंपेयर दिस इक्वेशन, compare this equation with standard SHM इक्वेशन। स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग बना लिए होंगे। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन होता है बीटा आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा पावर 1, जो कि हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6k बाई एम और ओमेगा इज इक्वल टू 6k डिवाइड बाई एम का अंडर रूट। ये आ गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 6k। This is time period and this is angular frequency. This is time period and this is angular frequency. ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक ये जो सिस्टम था बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया है बिल्कुल एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हम सारे क्वेश्चन में अभी आप देखेंगे यूज करेंगे। 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और फिर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की वैल्यू पता लग गई है। तो फाइनल जो हमारा जो आंसर है, दिस इज द आंसर, time period 2 pi under root m by 6k. Thank you for watching this, and if you like this video then subscribe and share it with your friends. Thank you very much.